नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज आपके साथ खंड 2, यूनिट 8 और 9 के बारे में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खंड 2 पारिस्थितिकी समाजशास्त्र के बारे में है और यूनिट 8 जो है, वो सबसे पहले सर्वप्रथम वो पारिस्थितिक नारीवाद के बारे में है या नारीवादी पारिस्थितिक के बारे में है। तो जैसा कि इसके नाम से प्रसिद्ध है, ज़्यादातर इसको हम इको फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नारीवादी आंदोलन अपने आप में एक आंदोलन रहा है, एक न्यू सोशल मूवमेंट रहा है, उसी तरह से पारिस्थितिकी के संबंध में नारीवादी आंदोलन को या नारीवाद को, पारिस्थितिक नारीवाद को उन्हीं आंदोलनों की एक उपज माना जाता है। खास करके जब देखा जाए तो जो पर्यावरण आंदोलन जितने हुए थे, उसी 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 पर्यावरण आंदोलन का एक पार्ट नारीवादी आंदोलन के रूप में जाना सकता है। पारिस्थितिक नारीवाद या पारिस्थितिक नारीवाद एक लेख, संवाद, संभाषण है, जिसे नारीवाद की एक शाखा भी कहा जाता है। 1974 में शब्द इकोफेमिनिज्म या फ्रांसीसी नारीवादी फ्रांकोइस डी एबोन द्वारा खोजा गया था। 1970 और 1980 के दशक के अंत में पर्यावरण आंदोलनों में लिया बहुत लोकप्रिय हो गया। इसका उद्देश्य उन विचारों को संबोधित करना रहा है। अब हम समझेंगे कि नारीवादी जो पारिस्थितिक नारीवाद है, उसका उद्देश्य किन विषयों को संबोधित करना रहा है, इसका मूल क्या है। तो सबसे पहले महिलाएं और प्रकृति घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और कई मायनों में संबद्ध हैं, ऐसा नारीवादी या पारिस्थितिक नारीवाद का मानना है। उनके साथ परंपराओं, संस्कृतियों और समाजों में पितृसत्तात्मक संरचनाओं और संस्थाओं द्वारा असमान और पदानुक्रम से व्यवहार किया जाता है। तीसरा, महिलाएं प्रकृति में अंतर्निहित हैं और अंतःस्थापित हैं और जिस प्रकार प्रकृति का शोषण होता आया है, उसी रूप में महिलाओं के शोषण को भी देखा जाना चाहिए। चौथा, पितृसत्तात्मक ताकतें विकास के नाम पर महिलाओं और पर्यावरण पर हावी रहती हैं और उनका शोषण और बहिष्कार करती हैं। पारिस्थितिक नारीवाद पर प्रारंभिक कार्य महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंधों का जो एक दस्तावेजीकरण, जिसको डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं, यह करने के लिए समर्पित था। एक खास पारिस्थितिक नारीवादी रोजमेरी रूथर ने जोर देकर कहा कि यदि महिलाएं मुक्त, आजाद और स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो उन्हें प्रकृति के वर्चस्व को समाप्त करने के बारे में सोचना होगा। यह तभी संभव होगा जब महिलाएं और पर्यावरणविद एक साथ मिलकर काम करें, और उन्होंने पितृसत्तात्मक संरचनाओं और विचारों पर भी सवाल उठाए हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक इकोफेमिनिज्म एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया, जिसका मुख्य कारण नारीवादी सिद्धांतकार एनेस्ट्रा किंग के कार्यों का परिणाम था। उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था व्हाट इज इकोफेमिनिज्म। इस बारे में किंग ने सवाल उठाए कि विश्वास प्रणाली कैसे पृथ्वी के शोषण की अनुमति देती है और किस प्रकार इसे महिलाओं के उत्पीड़न से जोड़ देती है। किंग्स ने आगे लिखा है कि जैसे काम के माध्यम से इकोफेमिनिज्म ने एक वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण को, जैसे विचार को जन्म दिया, जहां पृथ्वी को पवित्र माना जाता है, पारिस्थितिक चेतना का आह्वान किया जाता है और महिलाओं और प्रकृति को परस्पर अंतर्निहित असंख्य तरीकों से जुड़ा हुआ समझा जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि पारिस्थितिक नारीवादी जितने थे, उनका मूल मानना यह था कि जिस तरह से पर्यावरण का दोहन, शोषण और उसका 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 विखंडन किया जा रहा है, उसी तरह से महिलाएं, चूंकि महिलाएं, नारी और प्रकृति एक दूसरे से संलिप्त हैं, एक दूसरे में समाहित हैं और वो प्रकृति का अभाग भी हैं। भारतीय परंपराओं में भी, भारतीय संस्कृति में भी, भारतीय पुराणों में भी, ऐसे तमाम उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जो नारी होती है, वो नारी जननी माना गया है। उसको जननी यानी प्रकृति है, वो प्रकृति, वो संसार का निर्माण करने वाली है, संसार को आगे बढ़ाने वाली है। तो इस तरह से नारीवादियों का या पारिस्थितिक नारीवादियों का मानना था कि जिस तरह से प्रकृति का शोषण हो रहा है, उसी तरह से महिलाओं का भी शोषण उन्हीं तमाम तरीकों को अपना करके किया जा रहा है। अब बात आती है, एक दूसरा पक्ष आता है पारिस्थितिकी नारीवाद का, जो खास करके नारीवाद से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं लैंगिकता, पर्यावरण और पितृसत्ता। यानी लैंगिकता का क्या रोल है यहाँ पर, और पितृसत्ता यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पैट्रियार्की भी जिसको कहते हैं,
पितृसत्ता। तो भारत में महिलाओं को अक्सर कल्पना और परंपरा दोनों में ही सृष्टि या प्रकृति के रूप में दर्शाया जाता है। पारिस्थितिक नारीवाद इकोफेमिनिज्म महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह महिलाओं और प्रकृति के बीच के संबंध में एक और आयाम को जोड़ देता है। वो आयाम क्या होते हैं? अर्थात पदानुक्रम, हायरार्की और वर्चस्व यानी डोमिनेंस, दोनों दोनों जब इसके साथ जुड़ जाते हैं। इकोफेमिनिज्म ने इसे अंतर संबंध बनाकर विकास द्वारा पर्यावरण के शोषण और पितृसत्ता द्वारा महिलाओं के वर्चस्व के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर किया, जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की। इस प्रकार इकोफेमिनिज्म एक नारीवादी लेंस का उपयोग करते हुए प्रकाश डालता है कि कई तरीकों पर जिनमें एक पितृसत्तात्मक समाज द्वारा प्रकृति और महिलाओं दोनों के साथ व्यवहार किया जाता है। सामाजिक मानदंडों पर कि कैसे वे महिलाओं और प्रकृति पर अन्यायपूर्ण प्रभुत्व प्रभाव डालते हैं, समानांतर प्रक्रियाओं के रूप में भी प्रकृति के विकास और विनाश की भूमिका और महिलाओं का पितृसत्तात्मक शोषण भी किया जाता है। तो अगर आप इसको देखें तो एक बात निकल के आती है कि पारिस्थितिक नारीवाद जो है वो इस बात पर भी जोर देता है कि पारिस्थितिकी के शोषण के लिए, एनवायरनमेंट प्रकृति के शोषण के लिए जो जो एक संरचनाएं गठित की जाती हैं या संरचना किया जाता है या जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं, उसी तरह का जस्टिफिकेशन पितृसत्तात्मक समाज में, खास करके भारतीय समाज जो भी एक पितृसत्तात्मक समाज है, इसके अलावा विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो पितृसत्तात्मक समाज रहे हैं और आज भी हैं, वहाँ महिलाओं के शोषण का जो आधार है, जो कारण है, वो भी इसी तरह से दिया जाता है कि जो परंतु पारिस्थितिकी नारीवाद इसी बात पर ऑब्जेक्शन करता है, इसी बात पर वो विरोध करता है कि पारिस्थितिकी, प्रकृति और नारी दोनों एक समान है, दोनों अंतर्ग्रंथित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के से समाहित हैं। तो अब बात आती है कि पारिस्थितिकी नारीवाद की जो शाखाएं हैं, ऐसा नहीं था कि जिस प्रकार से नारीवाद की कई शाखाएं रही हैं, उसी प्रकार से पारिस्थितिकी नारीवाद की भी कुछ शाखाएं, खास करके दो प्रमुख शाखाएं हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली शाखा को कहा जाता है रेडिकल इकोफेमिनिज्म, उग्र या परिवर्तनवादी, उग्र सुधारवादी पारिस्थितिकी नारीवाद। इनका तर्क क्या है? इनके क्या मुख्य इनके तर्क क्या है? वो मानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज और वर्चस्व की विचारधाराएं प्रकृति और महिलाओं को समानता से देखती हैं ताकि दोनों का दमन, अत्याचार और शोषण किया जा सके। यानी प्रकृति और महिलाओं को दोनों को एक ही चश्मे से, एक ही तरह से पितृसत्तात्मक समाज देखता है, जिससे कि दोनों पर अत्याचार या दोहन या उसका शोषण किया जा सके। या महिलाओं और प्रकृति दोनों को वस्तुओं के रूप में वर्णित करके किया गया था। इस प्रकार उन्हें शोषण, क्षरण और गिरावट के योग्य माना गया। मतलब ऐसा माना जाता, प्रस्तुत किया जाता महिलाओं को और प्रकृति को कि दोनों उनको वस्तुओं के समान, खास करके उपभोग की वस्तु के समान मानने की बात की जाती है और इस प्रकार उन्हें शोषण, क्षरण और गिरावट के योग्य माना गया। ये रेडिकल इकोफेमिनिज्म का मानना था। दूसरा कल्चरल इकोफेमिनिज्म जो कहता है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी नारीवादियों ने महिलाओं और पर्यावरण के बीच स्थापित संबंध पर जोर दिया है। यानी पर्यावरण और महिलाओं के बीच जो संबंध है उस पर जोर दिया, जो महिलाओं और प्रकृति के पोषण के अंतर्निहित बंधन पर आधारित है। यानी महिलाएं और प्रकृति कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के पोषण और एग्जिस्टेंस को निर्धारित करते हैं, इस पर जोर दिया। और कल्चरल इकोफेमिनिज्म एक बात पर और जोर देता है, वो कहता है यह साझा जो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है या साझा अनुभव महिलाओं को पर्यावरण के विनाश, अत्याचार, क्षरण और गिरावट के प्रति अत्यधिक जागरूक और सतर्क बनाता है। इसका दूसरा सकारात्मक तर्क यह आता है कि चूंकि महिलाएं पारिस्थितिकी से और पर्यावरण से एक जुड़ी हुई हैं, उनमें अंतर्निहित बंधन के आधार पर वो संबंधित हैं, इस तरह से वो पर्यावरण के विनाश और उसके अत्याचार उस पर जो किए जा रहे हैं या क्षरण के, गिरावट के प्रति जो जागरूकता है, उसमें भी वो ज्यादा सतर्क होती हैं पुरुषों की तुलना में, या ज्यादा जागरूक होती हैं, ज्यादा सुसज्जित होती हैं पुरुषों की तुलना में। तो इस तरह से दो प्रकार की शाखाओं, जिसमें एक रेडिकल फेमिनिज्म और कल्चरल इकोफेमिनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी बात आती है कि इकोफेमिनिज्म जो आंदोलन था, जो पारिस्थितिकी नारीवादी आंदोलन था, उसकी चर्चा बिना वंदना शिवा जी के योगदान के किए हम नहीं कर सकते हैं।
वंदना शिवाजी के शोध कार्य से पारिस्थितिकी नारीवाद और पर्यावरण की समझ एवं सिद्धांत को एक नई दिशा मिली, जिन्होंने पर्यावरणीय क्षरण, गिरावट और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से महिलाओं के उत्पीड़न के बीच एक कड़ी पर सवाल उठाने और समझने की जरूरत को संबोधित किया। उनका मुख्य तर्क लैंगिकता और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में जागरूकता और मानव एवं प्रकृति के एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत के लिए था। उनका मानना था दो चीज कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं। आगे चल करके वंदना शिवा का यह भी मानना है कि वो ये कहती हैं कि जो 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 लैंगिकता है और पर्यावरण के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जो जो हम जेंडर की बात करते हैं, जब हम सेक्स की बात करते हैं, यानी स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, और पर्यावरण के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सिद्धांत की बात कैसे की जाती है, या नारीवादी पारिस्थितिक नारीवाद में किस बात से किया गया है, और वंदना शिवा ने इस पर क्या विचार दिए हैं, उसको भी समझना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से अधिकांश संस्कृतियों में महिलाओं को स्त्री सिद्धांत और जीवन के पोषणकर्ता और अवतार के रूप में देखा गया है, और आज भी पितृसत्तात्मक विचारधारा ने लगभग उन्हें अदृश्य, अस्पष्ट और हमेशा ही हाशिए पर डाला हुआ है। अगर आप देखें तो चाहे भारतीय समाज हो या अन्य पितृसत्तात्मक समाज हो दुनिया के, उनमें एक धारणा, एक संस्कृति ऐसी पाई गई है जिसमें स्त्रियों को जीवन की पोषणकर्ता और अवतार के रूप में देखा जाए, एक महान तो बताया जाता है, पोषणकर्ता के रूप में बताया जाता है, और आज भी पितृसत्तात्मक विचारधारा ने लगभग उन्हें अदृश्य, अस्पष्ट और हमेशा ही हाशिए पर डाला हुआ है। मीन्स कि ऐसा माना जाता है, नारीवादियों का ये मानना है कि पुरुष सत्ता जो होती है या पुरुष प्रधान समाज जो होता है, वो उसको ग्लोरीफाई इस तरह से करता है, और उससे एक प्रकार का भय होता है महिलाओं से, नारी स्त्री शक्ति से, और इस तरह से उनको हमेशा हाशिए पर रखने की कोशिश की जाती है। यानी वो उनके काम को अदृश्य, वो अस्पष्ट होते हैं, और हमेशा हाशिए पर ही, मार्जिन्स पर उनको रखा जाता है। भारतीय संदर्भ में महिलाओं की अवस्थिति एवं संस्कृति और प्रकृति के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को समझने के लिए वंदना शिवा ने महिलाओं की दुनिया, पर्यावरण और ब्रह्मांडीय दुनिया के बीच संबंधों की जांच पड़ताल भी की है। उनका तर्क है कि महिलाओं और प्रकृति के बीच एक वैचारिक संबंध है, जो विश्वास प्रणालियों, विचारों, मूल्यों और उनके सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व में घनिष्ठता से निहित है। इसके अलावा भारत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सिद्धांतों के बीच यह द्वंद्वात्मक एकता, सद्भाव और सामंजस्य पारिस्थितिक विचार और क्रिया का आधार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्री सिद्धांत की पूजा कई तरीकों और रूपों में की जाती है, जो सभी महिलाओं और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ और गतिशील संबंध को उजागर करते हैं। वंदना शिवा ने प्रकृति को नारी सिद्धांत की रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। नारी सिद्धांत की रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। स्त्री सिद्धांत के इस अवतार और अभिव्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताते हुए वंदना शिवा ने लिखा है कि जो पहली प्रमुख विशेषता है इस जो नारी सिद्धांत की या स्त्री सिद्धांत की, वो है रचनात्मकता और उत्पादकता, यानी कंस्ट्रक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी महिलाएं, स्त्री जो हैं, वो अवतार इसलिए मानी जाती हैं, या वो बेहतर इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि उनके अंदर कंस्ट्रक्टिविटी है, यानी वो कंस्ट्रक्ट करती हैं चीज़ों को, निर्माण करता है। इसके अलावा उत्पादकता भी है, वो प्रोडक्टिविटी है उनकी, वो संसार के, प्रकृति के लिए और पृथ्वी के संचालन के लिए उत्पादकता भी करती हैं। इसके अलावा उसके रूप और पहलू के बारे में भी मुख्य विशेषता होती है कि इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने मुख्य विशेषता बताई वो है संयुक्तता और मानव कि संयुक्तता मतलब एकीकरण और मानव, यानी प्रकृति और मानव के बीच में किस तरह से एक सिद्धांत की बात होती है जिसमें नारी और प्रकृति किस तरह से अंतर संबंधित है, संयुक्त हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा चौथा, मानव और प्रकृति के बीच निरंतरता सहित सभी प्राणियों के अंतर संबंध में विविधता की विशेषता है, यानी न केवल पर्यावरण और मनुष्य प्राणियों के बीच में जो संबंध है, एक निरंतरता है, इसके अलावा अन्य प्राणियों, मनुष्य
प्रकृति और अन्य प्राणियों के बीच में या मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच में जो अंतर संबंध है उसकी विविधता और विशेषता भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा स्त्री सिद्धांत की जब बात करते हैं तो एक अंतिम जो विशेषता है मानी जाती है वंदना शिवा के अनुसार, वो प्रकृति में जीवन की पवित्रता। इस अवतार और स्त्री सैद्धांतिक अव्यक्त की विशेषता और लक्षण है। यानी प्रकृति में जीवन की पवित्रता इस स्त्री अवतार जो है और स्त्री सैद्धांतिक अव्यक्त की विशेषता और लक्षण माने जाते हैं। इकोफेमिनिज्म और वंदना शिवा के योगदान में अगर हम बात करें तो वंदना शिवा कहती हैं कि ज्यादातर समाजों और संस्कृतियों की यह मान्यता है कि महिलाएं और प्रकृति शक्तिशाली होती हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने, सताने, एक्सप्लॉइट करने और उत्पीड़ित करने की आवश्यकता रहती है। ऐसा पुरुषवादी समाज या पुरुष प्रधान सोच के अनुसार वो बताती हैं। ऐसा करने में पितृसत्तात्मक दुनिया इस बात को कम आंकती है कि भले ही वे पितृसत्ता या और शोषण की शिकार रही हों, लेकिन महिलाएं बदलाव की एजेंट भी हो सकती हैं, परिवर्तन की वाहक भी हैं। ऐसा वंदना शिवा का मानना है और वो ये चाहती हैं, वंदना शिवा कहती हैं, ऐसा पुरुष सत्ता या पितृसत्ता को भी ऐसा समझना चाहिए। प्रकृति के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में पारिस्थितिक आपदाओं से अधिक प्रभावित होती हैं और यही कारण है कि हम पाते हैं कि वे प्रकृति के विनाश के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में हर जगह सबसे आगे रहती हैं। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पारिस्थितिकी नारीवादियों का मानना है कि चूंकि प्रकृति और पर्यावरण दोनों में एक घनिष्ठता है, एक अंतर्निहितता है, उसकी वजह से महिलाएं पुरुषों की तुलना में पारिस्थितिक आपदाओं से अधिक प्रभावित होती है। यानी कि जो अगर पारिस्थितिकी जो क्षरण हो रहा है, उसका जो दुष्प्रभाव हो रहा है, उससे प्रभावित ज्यादा अगर कोई होता है तो महिलाएं ही ज्यादा होती है, स्त्रियां होती हैं। और ना केवल ये, बल्कि जब प्रकृति के विनाश के खिलाफ एक आंदोलन और एजिटेशंस होते हैं, उसमें भी हर जगह पर सबसे आगे अगर कोई है तो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। तो यानी यानी जो जो पर्यावरणीय आंदोलन है, चाहे अगर आप चिपको मूवमेंट देख लीजिए, आप और एपिको मूवमेंट देख लीजिए, तो स्त्री प्रधानता देखी गई है। आप नर्मदा बचाओ आंदोलन देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे दुनिया के आंदोलन है। तो ऐसे में इसमें महिलाओं की विशेष भूमिका और महिलाएं सबसे अग्रिम पंक्ति में रहती हुई और पाई जाती हैं। एक पारिस्थितिकी विज्ञानी, अब बात आती है कि वंदना शिवा ने एक कॉन्सेप्ट दिया पारिस्थितिकी नारीवाद को विश्लेषित करते हुए। उन्होंने कहा कि अपूर्ण विकास, कुरूपता या दोषपूर्णता की बात की, यानी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, अगलीनेस मींस। एक पारिस्थितिकी विज्ञानी और नारीवादी के रूप में वंदना शिवा के लिए यह समस्या आधुनिक उपभोक्तावादी विश्व दृष्टि से उत्पन्न होती है, जिसे पितृसत्तात्मक पूंजीवादी सत्ता संरचना द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। वह इसे अपूर्ण विकास का पश्चिमी मॉडल कहती हैं, वेस्टर्न मॉडल ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, वंदना शिवा ने इसको कहा है। अब इसमें तीन 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 चीजों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, तीन भागों को। एक तो है पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी सत्ता, पितृसत्तात्मकता, पूंजीवादी सत्ता और पारिस्थितिकी को जोड़ने की बात की है। उनका मानना है कि जो पूंजीवादी सत्ता है, संरचना द्वारा जो पितृसत्ता या पूंजीवादी सत्ता को सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी विकास को बनाए रखने के लिए यह बात जरूरी है कि पूंजीवादी सत्ता और पितृसत्तात्मकता दोनों को केंद्र में होना आवश्यक है, और इसी को वंदना शिवा अपूर्ण विकास का पश्चिमी मॉडल कहती हैं। यानी वो विकास की तो बात करते हैं, बट वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है। इस मॉडल में पितृसत्तात्मक विचारधारा और समझ संस्कृतियों और समाजों में एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है। जो ये मॉडल है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का, इसमें पितृसत्तात्मक विचारधारा और समझ जो है संस्कृतियों और समाजों में एक हायरार्किकल सोशल सिस्टम का निर्माण करती है, जिसमें उच्च और निम्न का भेदभाव होता है। तो उच्च पायदान पर तो पितृसत्ता होती है, पुरुष होता है, और निम्न पायदान पर स्त्रियां होती हैं। तो ये जो एक हायरार्किकल डिवीजन है, वो कहीं ना कहीं
प्रदर्शित होता है इस अपूर्ण विकास में। इसीलिए शायद कहा जाता है कि आधी आबादी जो विकास की मुख्य धारा से अगर वो पीछे रहेगी, अलग रहेगी, तो संपूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा। और यही शायद वंदना शिवा अपने विश्लेषण में कहना चाहती हैं कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, द वेस्टर्न मॉडल ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। तो इस तरह से अब यह असमानता पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और तकनीकी विकास की भूमिका से और मजबूत होती रहती है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से न्यूनतम संभव लागत पर धन का निर्माण और संचय करना होता है और पूंजीवादी उद्यमों के मालिक के उद्देश्यों को पूरा करना होता है। अब यहाँ पर बहुत बहुत बेहतर बेहतर ढंग से वंदना शिवा ने इस इनइक्वलिटी को, असमानता को, या इनइक्विटेबल अनइक्वल कैपिटलिज्म जिसको कहा, उसमें उन्होंने कुछ और शक्तियों को जोड़ा और उसके साथ उसकी व्याख्या की। उनका मानना था कि जो असमानता पूंजीवाद है या कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये इसकी भूमिका भूमिका से जो नारीवादी शोषण है या पारिस्थितिकी का शोषण है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़्यादा वो विनाशकारी हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि जो उपभोक्तावाद है, तकनीकी विकास है या असमानता पूंजीवाद है, उसका उद्देश्य पूरी तरह से न्यूनतम संभव लागत पर धन का निर्माण करना है और संचय करना है। मीन्स देयर इंटरेस्ट इज टू अक्यूमुलेट द प्रॉपर्टी और वेल्थ एंड विद द मिनिमम यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कम से कम लागत लगा करके मैक्सिमम फायदा उठाने की उनकी उनकी सोच, उनकी उनकी प्राथमिकता होती है। और पूंजीवादी उद्यमों के मालिकों के, खास करके ओनर्स के, पूंजीवादियों के उद्देश्यों को पूरा करता हुआ दिखता है यह अपूर्ण विकास। इसने एक नए वैश्विक नजरिए और विश्व दृष्टि को जन्म दिया है, जिसमें प्रकृति निष्क्रिय, गतिहीन और धैर्यवान है। यानी ये जो अपूर्ण विकास है या कुरूपता है, वो एक प्रकार के नए नए नजरिए, एक वैश्विक दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जिसमें जो प्रकृति है वो निष्क्रिय है, वो गतिहीन है, वो धैर्यवान है, वो टॉलरेंस है, प्रकृति के अंदर सहनशीलता अधिक है, वो गतिहीन है, वो चलायमान नहीं है। इसके अलावा एक रूपता और यंत्रवत है, यानी उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है या हेट्रोजेनाइटी नहीं है, बल्कि होमोजेनाइटी है और यंत्रवत है, मैकेनिकल है। तीसरा, अपने भीतर खंडित और पृथक करने योग्य है, यानी वो अपने भीतर ही चीजों को खंडित करने और पृथक करने के लिए माहौल प्रदान करती है। यानी हायरार्की को विद इन द सोशल सिस्टम जस्टिफाई भी किया जा सकता है कि आपस में असमानताएं हो सकती हैं, असमानता को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा मनुष्य से अलग, निम्न और अधीन है, यही मनुष्यों से जुड़ता हुआ नहीं दिखता है। यह अपूर्ण विकास इस बात को मानता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हैं, इसलिए वो निम्न है और अधीन है। यानी प्रकृति के ऊपर डोमिनेंस स्थापित किया जा सकता है, जिस तरह से स्त्री के ऊपर डोमिनेंस स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह से प्रकृति को भी डोमिनेट किया जा सकता है। यानी तकनीकों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने बौद्धिकता के माध्यम से हम प्रकृति को निम्न और अपने अधीन कर लेते हैं, जिसका मनुष्य द्वारा प्रभुत्व और शोषण किया जाना। तो ये कहीं ना कहीं वंदना शिवा के अपने विचार हैं, जो कि अपूर्ण विकास, इसी को वो कुरूपता और अपूर्ण विकास कहते हैं। विकास का यह प्रमुख पितृसत्तात्मक परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण पूंजी संचय के विचार में निहित होता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव इज टू अक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, यानी धन का संचय करना है, और यह प्रकृति के कार्य और महिलाओं के कार्य दोनों को अदृश्य, तुक्ष और महत्वहीन बना देता है। यानी प्रकृति की जो अपनी कार्य प्रणालियां हैं, उसकी अपनी कार्यशैली है, उसके अपने कार्य हैं, योगदान है, और महिलाओं के साथ साथ महिलाओं के योगदान उसको अदृश्य, इनविजिबल, तुच्छ, निम्न कोटि का और महत्वहीन बना देता है। इससे प्रकृति के साथ साथ महिलाओं का अवमूल्यन और मान्यता भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण दोनों का समानांतर शोषण होता रहता है। पैरेलल महिलाएं, नारियां और प्रकृति दोनों शोषित होते रहते हैं।
ऐसा वंदना शिवा जी का मानना है। वंदना शिवा का कहना है कि यह न केवल प्रकृति के शोषण को सक्षम बनाता है और प्रकृति का दोहन होता है, बल्कि प्रकृति की मृत्यु और महिलाओं के अवमूल्यन, विस्थापन, वितरण और उनके हाशिए पर रहने की अनुमति भी देता है। ये मात्र प्रकृति और महिलाओं के शोषण तक बात को सीमित नहीं करती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि प्रकृति का वो इतना सक्षम हो जाता है उनका शोषण कि प्रकृति का दोहन होता है, बल्कि प्रकृति की मृत्यु और महिलाओं के अवमूल्यन, विस्थापन, वितरण और उनके हाशिए पर रहने की अनुमति भी ऐसा देता है, ऐसा उनका मानना है। पारिस्थितिक नारीवादियों का तर्क है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय, महिलाएं, तीसरी दुनिया, किसान, आदिवासी आदि सभी अपूर्ण विकास के शिकार होते हैं। लेकिन साथ ही हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वे पारंपरिक ज्ञान के भंडार और एजेंट भी होते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिक नारीवादियों, खास करके वंदना शिवा का यह मानना है कि न केवल महिलाएं, कुछ ऐसे समुदाय जो 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 अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज हैं, तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, फार्मर्स, किसान, आदिवासी जो अबॉरिजिनल कम्युनिटी होती है या जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, ये सभी अपूर्ण विकास के शिकार होते हैं। जब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है तो ये सभी जो कमजोर तबके हैं, कमजोर वर्ग हैं समाज के, वो अविकास का शिकार होते हैं। यानी वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का जो 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 दुष्परिणाम है वो कौन झेलता है? वो सबसे पहले आता है आदिवासी, महिलाएं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसके अलावा फार्मर्स, इन सबको झेलना पड़ता है। लेकिन अब एक बात और मानती हैं वंदना शिवा, कहती हैं कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह पारंपरिक ज्ञान के भंडार और एजेंट भी होते हैं। वहां पर तो विकास के लाभ से वंचित रहते हैं और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का शिकार होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारा एथनोमेडिसिनल नॉलेज है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका जो भंडार है, उसको अगर संपोषित कोई करता है, उसको धारण करता है, उसका जानकार कोई होता है, तो यही वर्ग होता है। वो महिलाएं होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, हमारे आदिवासी हैं, क्योंकि वो जंगलवासी हैं, वो प्रकृति के काफी नजदीक होते हैं, प्रकृति के से प्रकृति में वो समाहित होते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए वो पारंपरिक ज्ञान और ज्ञान के भंडार के एजेंट भी माने जाते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात वो करते हैं, खास करके जो हाशिए पर समाज है, समुदाय है। उन्हें केवल पुरुष जगत द्वारा विकास के शिकार के रूप में कम नहीं आंका जा सकता। हाशिए पर मौजूद समुदाय कार्रवाई करने और शोषण पर सवाल उठाने में सक्षम होते हैं और कुप्रथा द्वारा पैदा की गई असमानताओं को चुनौती भी दे सकते हैं। ऐसा उनका मानना है कि न केवल जो तीसरी दुनिया है या किसान है या आदिवासी हैं या महिलाएं हैं, वो न केवल ज्ञान का संपोषण और ज्ञान का संवर्धन करती हैं, उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं, बल्कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि जब जब प्रकृति के शोषण का सवाल आता है, प्रकृति को संरक्षण करने की बात आती है, तो वो कहीं न कहीं तमाम कुप्रथाओं के द्वारा जो पैदा की गई असमानताएँ हैं, उसको चुनौती भी देती हैं, उन पे सवाल भी खड़ा करती हैं और आने वाले समय में वो एक आंदोलन का निर्माण भी करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सोचने के तरीकों को बदलें, ताकि एक नया बौद्धिक पारिस्थितिक प्रतिमान पैदा हो सके। इसके अलावा अब बात आती है कि ये पारिस्थितिक नारीवाद जो जो दृष्टिकोण है या उपागम है, वो उसका महत्व क्या है? वो किन-किन रूपों में महत्वपूर्ण हो सकता है या है? महिलाओं को इस बात का प्रत्यक्ष और पूरा-पूरा ज्ञान होता है कि हिंसा और शोषण का शिकार होने का क्या मतलब होता है, और जो उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित होने की वजह बताता है, वह है पर्यावरण के साथ उनका सीधा जुड़ाव। उन्हें, यानी ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि नारियां या जो महिलाएं हैं, वो कहीं न कहीं प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप से, उनका चाहे ज्ञान के बारे में हो, उनके पोषण के बारे में हो और उनसे प्रेरणा लेने की बात हो, उनको प्रोत्साहित होने की बात हो, सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में उनका सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और जुड़ाव होता है। तो ये एक पहला महत्व पारिस्थितिकी नारीवाद का है, क्योंकि चाहे वो संरक्षण की बात हो पर्यावरण के, चाहे संरक्षणवादी आंदोलनों को चलाने की बात हो, कहीं उनके पर्यावरण के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, तो नारियां इस मामले में सबसे आगे खड़ी होती हैं।
उन्हें प्रकृति, जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पारंपरिक ज्ञान और जानकारी होती है और वे पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण में घनिष्ठता से जुड़ी रहती हैं। प्रकृति से जुड़े होने के कारण ये प्रकृति से संबंधित समस्याओं के समाधान के अग्रदूत बन जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पारिस्थितिक नारीवाद और महिलाओं के पारिस्थितिक आंदोलनों की तरह एक परिप्रेक्ष्य पितृसत्ता और अपूर्ण विकास के प्रतिमानों के लिए एक चुनौती होता है। यानी जो नारीवादी पारिस्थितिक नारीवाद है, वो कहीं न कहीं जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, खास करके वेस्टर्न मॉडल ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है या पितृसत्ता है, उसके खिलाफ भी एक चुनौती के रूप में खड़ा होता है। तो ये कहीं न कहीं इसकी एक महत्ता के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। मूल रूप में अगर इस पर एक संक्षिप्त रूप में समझने की बात की जाए अगर पारिस्थितिकी नारीवाद को, तो पारिस्थितिकी नारीवाद कुछ मूल सिद्धांतों पर कार्यरत होता है। वो नारी, महिलाएं और प्रकृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध, एक अंतर्निहित व्यापकता की बात करते हैं और कहीं न कहीं भारतीय समाज या अन्य प्रतिसत्तात्मक समाज में जो प्रकृति और नारी का दोहन किया जाता है और ऐसा मान करके उनका शोषण किया जाता है, असमानता के नज़रिए से देखा जाता है और उनके कार्यों, उनके गुणों, उनके लक्षणों, उनके किए गए वो योगदानों को अगण्य माना जाता है या उनको काउंट नहीं किया जाता है, इसकी चर्चा करते हैं और साथ ही साथ एक ऐसे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट की बात होती है जो नारियों के बिना वो डेवलपमेंट या किसी प्रकार का डेवलपमेंट वो अधूरा होता। प्रकृति और नारी को अगर हम दरकिनार करके कोई विकास की बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट जो है अधूरा होगा, अपूर्ण होगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है और मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ हैं। जिस तरह से ख़ास करके जब भारतीय परंपरा की बात की जाए, तो जो सकारात्मकता मिलनी चाहिए वो इस तरह से है कि भारतीय परंपरागत समाज, भारतीय जो संस्कृति रही है, वो कहीं न कहीं स्त्री और पुरुष के बीच द्वंद्व की बात ना करके एकजुटता, एक सामंजस्य की बात करती है और उसका एक सबसे उदाहरण एक बेहतरीन उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वो अर्धनारीश्वर का होना है। जो 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 अ जो शिव की आराधना, जो शाक्त जिसे कहते हैं, शैव जो जो उपासक हैं वो ये मानते हैं कि जो पार्वती जी और जो महेश हैं, जो शंकर भगवान हैं, वो अर्धनारीश्वर हैं। यानी इस ना तो स्त्री पूर्ण है अपने आप में बिना पुरुषों के और ना पुरुष अपने आप में पूर्ण है बिना स्त्रियों के, अर्धनारीश्वर। तो ये इसी तरह से प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यही बात समझने की है और पारिस्थितिकी नारीवाद इन्हीं बातों पर जोर देता है। तो दोनों के उपयोगिता, दोनों के सामंजस्य पर जोर देता है। इसके अलावा जो यूनिट 9 है, आपकी यूनिट 9 है खंड 2 की, वो है राजनीतिक पारिस्थितिकी। अब बात आती है राजनीतिक पारिस्थितिकी क्या है? ये एक अन्य उपागम है पर्यावरणीय समाजशास्त्र को समझने के लिए, जो एक तमाम उपागमों में से, तमाम अप्रोचेज़ में से एक महत्वपूर्ण उपागम है। ख़ास करके किसी भी समाज या किसी भी समाज के पक्ष को समझने के लिए जब तक उसके राजनीतिक पक्ष को नहीं समझा जाएगा, तब तक शायद वो पूर्ण रूप से हम उसको समझ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक पारिस्थितिकी एक उपागम के रूप में डेवलप हुआ और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में राजनीतिक पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। राजनीतिक पारिस्थितिकी सामाजिक अनुसंधान का विशिष्ट क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण के विभिन्न साधनों के महत्वपूर्ण विश्लेषण द्वारा पर्यावरण और सामाजिक संस्थागत जीवन के बीच जटिल संबंधों को समझना है। यानी अगर हम इसको दो अलग-अलग शब्दों में बाँटें, तो राजनीतिक और पारिस्थितिकी। तो राजनीतिक शब्द की जहाँ तक व्याख्या की जा सकती है, वो ये है कि जब जब शक्ति और सत्ता या किसी भी संसाधन तक पहुँच और उस पर किए जाने वाले नियंत्रण की बात होती है, तो वहाँ पर असमानता की बात होती है, विभेद की बात होती है, तो वहाँ पर राजनीति आ जाती है। यानी शक्ति और सत्ता का असमान वितरण या उसकी पहुँच या नियंत्रण की जब बात की जाती है, तो वहाँ राजनीति आ जाता है। इसलिए और जब पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पारिस्थितिकी पर्यावरण से रिलेटेड जो शाखा है, यानी पर्यावरण
तक पहुँच, पर्यावरण के संसाधनों तक पहुँच, उसके दोहन तक पहुँच, उसके दोहन के लिए अधिकार, उसके दोहन का जो दुष्परिणाम है, या उस पर नियंत्रण की बात जहाँ तक आती है, तो एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो राजनीतिक पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो यानी प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी से संबंधित जो संसाधनों पर, पर्यावरणीय संसाधनों पर पहुँच की बात हो या नियंत्रण की बात हो, और संस्थागत जीवन के बीच जटिल संबंध हो, यानी इन 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 दोनों के अलावा जो पर्यावरण और सामाजिक संस्थागत जीवन है, यानी प्रकृति और मनुष्य का जो सामाजिक संस्थागत लाइफ है, उसके बीच जो जटिल संबंध पाए जाते हैं, उसको उद्घाटित करने का, उसको व्याख्यायित करने का जो कार्य संपादित होता है, वो राजनीतिक पारिस्थितिकी के द्वारा पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोलॉजिस्ट, या इसको कहेंगे एनवायरमेंटल पॉलिटिकल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करता है। या विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि में उभरा। अब बात ये समझने की है कि राजनीतिक पारिस्थितिकी उपागम का जन्म कैसे हुआ, ये उदय किस बात किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि तमाम जो पर्यावरणीय आंदोलन चल रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि में इसका जन्म हुआ, जिसने पर्यावरणीय मुद्दों, उभरती समस्याओं, इसकी बहुतायत और कमी के संघर्ष पर सार्वजनिक चर्चाएं और विचार विमर्श किया गया। राजनीतिक पारिस्थितिकी का उद्देश्य प्रकृति समाज संबंधों, उनके निर्देशों, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के निहितार्थ और स्थायी आजीविका पर राजनीतिक संघर्ष को समझना है। यानी पर्यावरण, यानी कि प्रकृति और समाज के संबंध, उसके निर्देशों, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के निहितार्थ, स्थायी आजीविका, लिवलीहुड, परमानेंट लिवलीहुड, जीवन यापन की जो समस्या है, उसके राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को समझना भी इसका एक निहितार्थ है। राजनीतिक पारिस्थितिक अनुसंधान केंद्रीय प्रश्नों से आगे बढ़ता है, जैसे क्षेत्रीय पर्यावरणीय क्षरण के कारण क्या है, वन्य जीव संरक्षण प्रयासों से किसे लाभ होता है और कौन हारता है, किस तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन और पर्यावरण इसकी पहुंच से संबंधित सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए जो भी आंदोलन उभरे हैं, उनकी चर्चा करता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी इस दृष्टिकोण को खारिज करती है कि पर्यावरणीय क्षरण और गिरावट को वैज्ञानिक और तकनीकी सुधारों के लिए उत्तरदायी एक साधारण उद्देश्य समस्या के रूप में समझा जा सकता है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि जो पर्यावरणीय क्षरण है और जो गिरावट है, उसको वैज्ञानिक और तकनीकी सुधारों के लिए उत्तरदायी, यानी ये कह देना कि हमारी तकनीकी और हमारी जो औद्योगिक विकास है, हमारी विज्ञान बढ़ेगा, तकनीकी बढ़ेगी, तो जो पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है या क्षरण हो रहा है, उसको सुधारा जा सकता है। इस बात को वो इनकार करता है, इस बात को अस्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमें केवल स्वच्छ और अधिक प्रभावशाली उत्पादन या निपटान प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। इसके बजाय राजनीतिक पारिस्थितिकीविद इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीति की पारिस्थितिकी है और पारिस्थितिकी की राजनीति होती है। यानी केवल ये नहीं है कि हमको प्रभावशाली उत्पादन और निपटान प्रणालियों, या उसको कहते हैं निपटान मतलब हुआ मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा निकलता है, चाहे वो ई वेस्ट हो, चाहे वो गार्बेज हो, ये सारी चीज़ें जो निकलती है हमारे उत्पादन के माध्यम से, उसको हम किस तरह से निपटान कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट हमने कर लिया तो समझो अब हम प्रकृति को बैलेंस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके बजाय यह समझना जरूरी है, जो राजनीतिक पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिविद कहते हैं कि राजनीति की पारिस्थितिकी है, पर्यावरण से संबंधित राजनीति की भी पारिस्थितिकी है और पारिस्थितिकी की भी राजनीति होती है। तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी की भी राजनीति होती है। ये ऐसे नहीं होता है कि तकनीकी विकास कर दिया जाए तो हम पर्यावरण को रोक लेंगे, नहीं। अगर आप पारिस्थितिकी पिछले अध्यायों में जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें अन्य अप्रोचों की बात की है, रिस्क सोसाइटी की बात हम लोगों ने की थी, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की थी, तो इन अप्रोचों या जो मॉडर्न इकोलॉजिस्ट, मॉडर्निस्ट अप्रोच की बात की थी, उनमें सब में इस बात पर जोर दिया गया कि जो प्रभावशाली हैं, जो पूंजीपति हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं
खास करके राजनीतिज्ञों के सहयोग से एक गठजोड़ से इस बात को स्थापित करने में सफल होते हैं कि जैसे-जैसे हम तकनीकी का विकास करेंगे, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हम जीरो क्रेडिट कार्बन की बात की जाती हो, इनके माध्यम से हम प्रकृति में जो हो रहे जो शोषण है उसको रोक पाएँगे, प्रदूषण को कम कर लेंगे, इससे जस्टिफिकेशन लेते हैं। परंतु राजनीतिक पारिस्थितिकी ये मानते हैं, नहीं, ये तो बहाने हैं, तर्क हैं पारिस्थितिकी को पर्यावरण के दोहन के। स्थिति हालात ये हैं कि राजनीति की भी पारिस्थितिकी है, उसको समझना ज़रूरी है और पारिस्थितिकी की भी राजनीति होती है, उसको भी समझना ज़रूरी है। यानी पारिस्थितिकी में भी राजनीति है, वो समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों, उनका वितरण, आवंटन और निष्कर्षण एक समाज के भीतर राजनीतिक और सामाजिक संसाधनों की प्रकृति को आकार देने में एक कार्य भूमिका निभाते हैं। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चुनौतियों और अवसरों को लागू करके पारिस्थितिक स्थितियां सामाजिक संरचनाओं और संस्थानों के विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी राजनीतिक होती है। जब कोई अभाव या कमी होती है तो ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो इस बात पर होते हैं कि चीजों को कैसे आवंटित करना है और कौन उसे प्राप्त करेगा, कौन नहीं प्राप्त करेगा। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति पारिस्थितिकी की होती है। तो पारिस्थितिकी के राजनीति में क्या होता है, जब किसी वस्तु की कमी है तो जब ये निर्णय लिया जाता है कि किसको कितना दिया जाएगा, इस बात पर चीजों को कैसे आवंटित किया जाएगा, कौन उसे प्राप्त करेगा, कौन नहीं प्राप्त करेगा, यह वहां पर राजनीति अपने आप आ जाती है। यानी जिसके पास शक्ति ज्यादा है, सत्ता है, उसके पास संसाधन ज्यादा होंगे, वो ज्यादा अधिग्रहण कर लेगा, ज्यादा आवंटन होगा। और जो हाशिए पर समाज है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो जनजातियां हों, चाहे वो जो तीसरी दुनिया के देश हों, इन इन सब को कम से कम मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि इसके पीछे पारिस्थितिकी की एक राजनीति है। वो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, ग्लोबल लेवल पर भी, वैश्विक स्तर पर भी एक पारिस्थितिकी की राजनीति है। और इसी राजनीति को समझने के लिए ऐसे अप्रोचेस, खास करके राजनीतिक पारिस्थितिकी अप्रोच का विकास हुआ। राजनीतिक पारिस्थितिकी पर्यावरण संबंधी चिंताओं, रुचियों और आंदोलनों के बीच संबंधों के अध्ययन और विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए समग्र रूप से पर्यावरण की असमान पहुंच को संदर्भित करती है। यानी राजनीतिक पारिस्थितिकी क्या करती है, वो पर्यावरण संबंधी जो भी चिंताएं हैं, रुचियां हैं, आंदोलन है, जैसा कि हमने कहा कि तमाम पर्यावरणीय आंदोलन भी हुए हैं, उनके संबंधों के अध्ययन को और विभिन्न समूहों के लिए जो समग्र रूप से पर्यावरण की असमान पहुंच है या इनइक्विटेबल एक्सेस टू द एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, वो उसको एड्रेस करते हैं। और इसकी बौद्धिक उत्पत्ति अगर माना जाए, अगर बौद्धिक इसके विकास की बात की जाए तो 1970 के दशक बुर्जुआ पर्यावरण आंदोलनों को समझने के लिए पारिस्थितिकी और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को देखना शुरू किया। 1970 के दशक में जो एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने एक बात देखी कि जो बुर्जुआ, जिसको कहते हैं बुर्जुआजी एनवायरमेंटल मूवमेंट कहा गया, उसको उन्होंने उस इकोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी के बीच जो संबंधों जो जिनमें संबंध जब स्थापित किया, उसका विश्लेषण किया, तो जाकर के इसका इसका एक जन्म हुआ या पारिस्थितिकी की इस अप्रोच की भी उत्पत्ति मानी गई। विभिन्न विद्वानों जैसे डायने रिशेलू, आर्टुरो एस्कोबार, रिचर्ड पीट, बियर्स ब्लैकी, बनियन ब्रायंट, एरिक उल्फ, जॉनसन बारबरा आदि ने इसकी बौद्धिक नींव में काफी योगदान दिया है और सामाजिक शक्ति और पारिस्थितिकी के कामकाज की जांच करने वाली राजनीतिक पारिस्थितिकी की परंपरा की स्थापना की है। राजनीतिक पारिस्थितिकी 1960 और 70 के दशक के दौरान किसानों के अध्ययन और उपनिवेशवाद की आलोचनाओं के प्रसार ने भी विकासशील राज्य के गठन की पृष्ठभूमि में बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य और सामुदायिक संबंधों में रुचि को प्रेरित किया है। मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रभावित विद्वानों ने ग्रामीण समाजों के बीच वर्ग भेदभाव, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किसानों की लामबंदी और विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मार्क्सवादी चिंतक रहे हैं,
और खास करके वो जो किसान के आंदोलन रहे हैं, विकासशील राज्यों के गठन जिनको बात की जाती है, जो सेंटर और पेरीफेरी या बुर्जुआ राष्ट्र और जो अविकास या विकासशील राज्य हैं, उनके बीच जो भेदभाव है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्रामीण समाजों के बीच जो वर्ग भेदभाव होता है, क्लास का इमर्जेंस होता है, किसी की इनकम कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की सबसे ज़्यादा है, किसी की सबसे कम है, और शासन के खिलाफ, राज्य के खिलाफ किसानों की जो लामबंदी, जो आंदोलन हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाने, ये जो मार्क्सवादी चिंतक थे, इन्होंने इसके बारे में सवाल उठाना शुरू किया। संसाधनों और लाभकारी विचारधाराओं के वितरण के अलावा यह निर्णय किए जाते हैं कि समाज में कौन से समूह पर्यावरणीय गिरावट एवं क्षरण का बोझ उठाते हैं। इस बात की भी एक काउंटिंग की जाने लगी, असेसमेंट किया जाने लगा कि जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहे हैं, जो पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका सबसे ज्यादा बोझ कौन उठाता है। पदानुक्रम, विशेषाधिकार और शक्ति सभी इसमें आते हैं, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पैटर्न को आकार देती है और साथ ही साथ पर्यावरणीय समस्याओं का गठन करने वाली मूलभूत परिभाषाएं उनके कारण और समाधान को संदर्भित करती है। इसके अलावा बात होती है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि मार्क्सवादी जो चिंतक थे और खास करके जो राजनीतिक पारिस्थितिकी विद थे, उनका ये मानना था कि इस बात का भी निर्णय होना चाहिए कि पारिस्थितिकी दोहन के लिए, पारिस्थितिकी क्षरण के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उसको झेलने वाला एक बोझ के रूप में, यानी जो बर्डन ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वो कौन उठाता है, उसको कौन कैरी करता है, बेयर करता है, इसका भी मूल्यांकन होना जरूरी है, असेसमेंट होना जरूरी है। और उसमें अगर देखा जाएगा तो एक बात आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे कि विकसित देश और विकासशील देश के बीच में इस बात को लेकर द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। यानी एक तरफ तो विकसित देश जो प्रमुख शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं दुनिया की, वो ये कहती हैं कि पर्यावरणीय क्षरण के का जो कारण है वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ऐसे देश जिम्मेदार ज्यादा हैं जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और वो जनसंख्या उनकी बढ़ती जा रही है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन ये उनका अपना तर्क है, ये अपने आप को जिम्मेदारी से बचाने के लिए उनका तर्क है। असल में बात यह है कि पर्यावरण की समस्या जब से भी शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद जो इतिहास अगर आप देखेंगे तो पर्यावरणीय दोहन की जो परंपरा शुरू हुई, उसमें सबसे ज्यादा पर्यावरणीय दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, वो विकसित देशों के द्वारा किया गया। तो उस नैरेटिव को भी समझना जरूरी है, और खास करके राजनीतिक पारिस्थितिकी इस बात को संज्ञान में लेती है। संसाधनों, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बोझ उठाने में कौन आगे है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात आती है माल्थस की थियरी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जब देखा जाता है या पर्यावरणीय राजनीति की बात जब की जाती है तो उसमें माल्थस का दृष्टिकोण आता है महत्वपूर्ण। जो हमारे आसपास के वातावरण के बारे में हमारी अवधारणा को आकार देने वाले महत्वपूर्ण तरीकों में से एक तरीका यह था जिसे हम गैर राजनीतिक दृष्टिकोण कहते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण, जैसा कि आप जानते होंगे, माल्थस की जो थियरी थी वो ये कहती थी कि संसाधनों की तुलना में जो जनसंख्या है उसका विकास बहुत तेजी से होता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो जनसंख्या है वो ज्यादा अधिक बढ़ जाएगी और जो हमारे संसाधन है वो सीमित हो जाएंगे, तो वहां पर एक प्रकार का वो नकारात्मक प्रभाव फिर आएगा। यानी पारिस्थितिकी पर होने वाले इस दृष्टिकोण का माल्थस के तर्कों द्वारा वर्णन किया गया, जो कि बढ़ती हुई मानवीय आबादी की चिंता पर आधारित था। उन्होंने दावा किया कि बढ़ती हुई आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर असहनीय दबाव डालेगी, जिससे सभी के लिए रहने की स्थिति खराब होगी। यह दृष्टिकोण बेहद लोकप्रिय रहा था, और जब हम सोचते हैं कि हम पर्यावरण प्रश्न को कैसे तैयार करते हैं तो अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
स्थायी जीवन को एक सतत संभावना बनाने का बोझ उन देशों पर डाला जाता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये हमेशा दुनिया के विकासशील और गरीब देश होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया। जब हम अपनी वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति के बारे में सोचते हैं, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि संसाधनों के उपयोग का जनसंख्या के आकार से बहुत कम संबंध होता है। यानी अगर इस थियरी पर हम दृष्टि डालें, तो ये मूल जो सिद्धांत इसका ये निकल के आता है कि संसाधनों के उपयोग का जनसंख्या के आकार से बहुत कम संबंध होता है असलियत में, अगर देखा जाए। यानी ये माल्थस की थ्योरी तो ये कहती है कि नहीं, उसका मतलब है, संसाधनों के उपयोग जनसंख्या का एक मतलब है, लेकिन असल में जब हम वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में दृष्टि डालते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उससे बहुत कम संबंध है जनसंख्या और उसके बीच में। वास्तव में दुनिया के अमीर देश गरीब देशों की तुलना में अधिक संसाधनों का उपभोग करते रहते हैं। अगर हमें यह सोचना है कि आज अपनी पर्यावरणीय समस्या का समाधान कैसे करें, तो ये जरूरी है कि वास्तव में दुनिया के सबसे विकसित भागों देशों को अपने उपभोग के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। लेकिन इन आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली देशों को ऐसा करने के लिए कौन मजबूर करेगा? दूसरे शब्दों में, क्या सत्ता के प्रश्न को नजरअंदाज कर पारिस्थितिकी और पर्यावरण संघर्ष पर चर्चा करना संभव है क्या? ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए राजनीति, सत्ता और शक्ति के बिना पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने में कामयाबी नहीं मिल सकती है। और ये प्रभावशाली, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, वो प्रभावशाली देश, अमीर देश, गरीब देश के बीच में एक खाई है। खास करके एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जो जलवायु समझौता है, उससे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप जब उसके राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने आप को, अमेरिका को उससे पीछे खींच लिया, क्योंकि जलवायु समझौते में कई ऐसी शर्तें आई थी, कई ऐसे समझौते थे, कमिटमेंट था, जिसमें ये विश्व के विकसित देशों से ने ये विश्वास दिलाया था, ये वादा किया था कि जो विकासशील देश हैं उनको वो ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे, और जो पर्यावरणीय अनुकूल तकनीकी का हस्तांतरण करेंगे और उनको पैसा देंगे अपनी तकनीकों का विकास करने के लिए, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने के लिए। और इससे पीछे हटते हुए अचानक अमेरिका ने अपने आप को, यूएसए ने अपने आप को उससे बाहर कर लिया। तो ये कहीं न कहीं दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, पावरफुल था, उसका एक प्रकार का अपने अपने योगदान को अपने 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 योगदान से इनकार करना था। यानी आर्थिक उसकी वजह से उसने अपने आप को पीछे खींच लिया था। लेकिन आगे चल कर के फिर वो समझौते में आए हैं, लेकिन वही बात होती है कि विकसित देश विकासशील देशों पर अपना ठीकरा फोड़ते हैं, और विकासशील देश कहते हैं नहीं, आप पहले अपने आप को सुधार करिए, आप अमीर हैं, अमीर गरीब दोनों एक साथ बोझ नहीं ढो सकते हैं, तो अमीरों को ज़्यादा ढोना पड़ेगा और गरीबों को कम ढोना पड़ेगा। यानी वो उनकी औकात के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उनको बोझ ढोना पड़ेगा, पर्यावरणीय समस्या का जो बोझ है। एक देश से दूसरे देश में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना अक्सर अच्छे से नुकसान का कारण बन सकता है। विभिन्न संदर्भों में प्रौद्योगिकी का उपयोग या उपयुक्त संसाधन अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ मानवीय संपर्क प्रौद्योगिकी के माध्यम से मध्यस्थता को आकार भी शक्ति संबंधों द्वारा दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पर्यावरण के लिए किसी भी देश के विकास के बजाय विनाश की तरफ ले जाता है। बहुत सी ऐसी प्रौद्योगिकियां थी जिनका हस्तांतरण हुआ है, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव हुआ है। जिस तरह के विश्व के संसार में हम आज मौजूद हैं, जहाँ पर 2-3 भागों में युद्ध है और विश्व युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं, और हजारों लाखों मीट्रिक टन गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बड़े-बड़े देश उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उस समय पर्यावरण की चिंता पर बात करने के लिए जलवायु समझौते के माध्यम से भी विकसित देश कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर समझना ये महत्वपूर्ण है, जैसे उदाहरण के लिए, अच्छा, एक बात और भी समझना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि तकनीकी किस तरह से परिवर्तन लाती है, नेगेटिव परिवर्तन भी ला सकती है। हरित क्रांति ने भारत में जो विकास किया, उसमें ओबीसी जातियों के एक वर्ग के लिए, खास करके अगर इसको समझना है तो अगर आप समझेंगे
तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते हुए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए उन्होंने कहा था बुलक कार्ट कैपिटलिज्म, यानी बैलगाड़ी पूंजीवाद का उदय हुआ था, जिसमें कृषि सेटिंग में जातिगत संघर्षों का एक नया समूह सामने आया, जिसको अगर अजगर, अहीर, जाट और जो गुज्जर, राजपूत, इन जातियों का अगर उदय देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं जातियों पर हुआ था और उसका परिणाम ये हुआ कि जो जातिगत संघर्षों का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का मूल्य निर्धारण तंत्र का जो हस्तांतरण अक्सर ग्लोबल नॉर्थ, ऐसा माना जाता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है यानी जो विकसित देश हैं, वो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों में हस्तांतरित करते हैं प्रौद्योगिकी को, यानी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इधर होता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी के अभ्यास में 3 मूलभूत धारणाएं विकसित की हैं। पहला, पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ आने वाली लागत और लाभ असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन एक समान तरीके से समाज को प्रभावित नहीं करते हैं। पदानुक्रम के सामाजिक अंतर, चाहे जातीयता हो, वर्ग हो, सत्ता का हो, राजनीतिक पहुंच पर आधारित हो, सभी का असर इस बात पर पड़ता है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों से किसे लाभ होता है और कौन हारता है, कौन जीतता है। राजनीतिक शक्ति ऐसी असमानताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह असमान पर्यावरणीय वितरण मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को अनिवार्य रूप से मजबूत या कम करता है। इस धारणा में राजनीतिक पारिस्थितिकी राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं में चलती है, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियों में कोई भी बदलाव राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। लागत और लाभों का असमान वितरण और पहले से मौजूद असमानताओं को मजबूत करना या कम करना उत्पन्न होने वाले परिवर्तित शक्ति संबंधों के संदर्भ में राजनीतिक निहितार्थ भी रखता है। अब राजनीतिक पारिस्थितिकी के प्रमुख मुद्दे क्या-क्या हैं, उसको समझना जरूरी है। नंबर 1 है डिग्रेडेशन एंड मार्जिनलाइजेशन थीसिस। एक नई थीसिस है जिसको डिग्रेडेशन यानी क्षरण और सीमांतीकरण की बात की जाती है, जिसमें यानी पर्यावरण का डिग्रेडेशन हुआ है, किसने किया है? विकसित देशों के द्वारा प्रारंभ किया गया, सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन उनकी वजह से हुआ है। लेकिन मार्जिनलाइज कौन हुआ है? विकासशील देश के लोग, गरीब लोग, महिलाएं, जनजातियां, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो ये थीसिस इस बात पर जोर देती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है संरक्षण और नियंत्रण की थीसिस का। पर्यावरणीय समस्या को उजागर करने में, उसको बढ़ाने में किनका योगदान था? और उनके संरक्षण की जो बात आती है, संरक्षण में भागीदारी की, तो किसको संरक्षण करना चाहिए? नंबर 1, किस किस माध्यम से करना चाहिए? और पर्यावरण के दोहन में नियंत्रण भी, खास करके स्टेट और राज्य और जो सिविल सोसाइटी है उसके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहीं इसमें निकल के आता है कि संरक्षण करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, नियंत्रण करना केवल स्टेट की जिम्मेदारी है। ये कंट्राडिक्शन निकल के आता है और इन्हीं से सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है, सिविल सोसाइटी आंदोलन उत्पन्न होते हैं। तीसरा है पर्यावरणीय संघर्ष और बहिष्करण थीसिस, यानी जो जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं और जो बहिष्करण की थीसिस है, यानी उसको बाइकआउट करने की, चाहे वो किसान के आंदोलन हो, चाहे वो मजदूरों के आंदोलन हो, चाहे वो पर्यावरणविदों के हों, महिलाओं के हों, तमाम विकास के जो संसाधन है उनका विरोध करना हो। ये कहीं न कहीं इस बात को निर्धारित करता है कि आंदोलनों को भी राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। राजनीति, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो। पर्यावरणीय विषय और पहचान की जहाँ तक बात होती है, एक प्रमुख मुद्दा ये भी निकल के आता है, राजनीतिक वस्तुएं और कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के समय में भी तमाम ऐसे कानून लाए गए थे जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को और जनजातियों को उपेक्षित किया था, सीमांतीकरण उनका हुआ था और एक बोझ के रूप में उन पर इन नियमों कानूनों का बोझ पड़ा था। अब बात आती है लास्ट में, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है, वो होता है पर्यावरण बोझ या पर्यावरणीय न्याय और बोझ। उदाहरण जिन्हें पर्यावरणीय न्याय की छत्रछाया में माना जा सकता है, सामुदायिक जीवन के कई पहलुओं को कवर करते हैं। इन बोझों में किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषक, खतरे या नुकसानों को शामिल किया जा सकता है जो किसी समुदाय या उनके निवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो आपस में बैठकर निपटाना होगा उनको। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि अगर
गर्मी से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार जो लोग हैं, वो तो एसी का इस्तेमाल करके अपने आप को गर्मी से बचा लेते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा बोझ जो वहन करता है, वो गरीब व्यक्ति जो एसी को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, वो उसको झेलता है। बात आती है पर्यावरण न्याय की बात आती है, यानी पर्यावरणीय उथल-पुथल को ना केवल भौतिक दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को एक राजनीतिक और नैतिक मुद्दे के रूप में देखा जाता है। जलवायु न्याय मानव अधिकारों, सामूहिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के मुद्दे को ध्यान रखता है। यानी जलवायु न्याय तभी होगा जब मानव संसाधनों या पर्यावरण संसाधनों के जो दुरुपयोग हैं या उससे पड़ने वाले प्रभाव हैं को जो गरीब हैं, जो जो सीमांत हैं, उनको भी उनका न्याय दिया जाएगा, उनको उसके बराबरी में ला करके खड़ा किया जाएगा, तभी जलवायु न्याय संभव हो पाएगा। तो राजनीतिक पर्यावरण जो जो सिद्धांत है या जो उपागम है, वो सत्ता शक्ति की बात भी करता है। इस तरह से हम अपने अध्याय को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।